लेकिन ये बात बतानी जरूरी है। हालांकि मैं इन सब चीज से डरता नहीं, लेकिन प्रशासन को भी पता हो कि अब जब हम आ रहे थे एक पुल पर चढ़ के कुछ लोगों ने पत्थरों से, ईंट के टुकड़ों से हमारी गाड़ी पे उनको फेंकने का काम किया। उनको लगता है कि इन चीजों से हम लोग कर सकते हैं। ये हम पे हमला नहीं है, मेरा भरोसा करो। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे हमला, ये खाकी के इकबाल पे हमला, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम किया। मैं इसके लिए उस भाई का धन्यवाद देता हूं और उसको मैं ये बताना चाहता हूं, उसको भी, उसके आका को भी, कि याद रखना मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। मैं किसी का कर्ज उधार नहीं छोड़ता। राजकाज बदले दो, सूद समेत अगर कर्ज नहीं उतारा तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं होगा। प्यारे साथियों, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता उन लोगों पे कुछ भी, क्योंकि वो एक सोची समझी साजिश से काम कर रहे हैं। उनको पता आजाद समाज पार्टी ताकत बना रही है और वो ये भी जानते हैं। तो जब वो चले गए तो उनके विचार का प्रसार रुक गया। तो फिर उनके जाने के बाद जो लोग उनका आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने कमजोर इच्छा शक्ति दिखाई, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी कम दिखाई। तो पंजाब में जन्मे क्लास 1 के अधिकारी, साइंटिस्ट रहे मान्यवर साहब श्री काशीराम, जो बाबा साहब से कभी मिले नहीं, जिन्होंने बाबा साहब के जीते जी बाबा साहब को जाना समझा नहीं, जो बाबा साहब के जिले प्रदेश में पैदा नहीं हुए, जो बाबा साहब अम्बेडकर के आगे काम नहीं करते थे, नौकरी करते थे, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद जब महामानव तथागत गौतम बुद्ध के अवकाश के जयंती के अवकाश पे और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रकाश पर्व के अवकाश पर जब एक बार मान्यवर धीरेन्द्र भाना वाल्मीकि साहब लड़ रहे थे और उन्होंने काशीराम साहब से कहा कि आप तो क्लास 1 के अधिकारी हो, मैं चपरासी हूं, आप इस बात को कहोगे तो छुट्टी हो जाएगी, तो हम अपने बच्चों के साथ महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम मनाने जाएंगे। मान्यवर काशीराम साहब बोले कि ये बाबा कौन है, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब एनिलेशन ऑफ कास्ट उनको दे दी। एक रात में 3 बार किताब पढ़ने के बाद इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ कि मान्यवर साहब काशीराम साहब ने नौकरी को लात मार दी, ठोकर मार दी और बाबा साहब के रुके हुए काम को पूरा करने के लिए नौकरी छोड़कर निकल गए। प्यारे साथियों, जिस नाम को लोग भूल गए थे, जिस नाम की चर्चा बंद हो गई थी, जिस नाम के विचार को रोक दिया गया था साजिश करके, उन बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को घर घर जाके मान्यवर साहब श्री काशीराम ने पूरे देश में जन जागरण का अभियान चलाया। और प्यारे साथियों, जब मान्यवर काशीराम और उनके साथी पूरे देश में घूम के बाबा साहब, फूले साहब, साहू जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे थे, तो लोग जानते भी नहीं थे, उत्तर भारत में तो जानते भी नहीं थे कि फूले कौन है, साहू कौन है, इन्होंने क्या किया है, इनको क्यों मानना चाहिए, इनके कर्ज को क्यों उतारना चाहिए, इनके विचारों पे क्यों चलना चाहिए, इस बात को लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने जन जागरण अभियान चलाया तो बच्चा बच्चा जान गया कि ये जो कोट पैंट और ये अच्छे घरों में हमें रहने का अधिकार मिला है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से मिला, उनके संघर्ष से मिला, उनकी कुर्बानियों से मिला। जब इस बात को जान गए तो बाबा साहब का आंदोलन तेजी से आगे बढ़ने लगा। प्यारे साथियों, ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मान्यवर साहब श्री काशीराम 2006 में हमारे बीच से चले गए थे। 2006 में जो
उनके जाने के बाद आज 2026 में ये आलम है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां भी माननीय साहब श्री काशीराम जी की जयंती का कार्यक्रम कर रही है, उनकी जयंती को मनाने का काम कर रही है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। 2006 में जो व्यक्ति चला गया, उसके बाद 2026 में 20 साल बाद उनकी याद क्यों आई, इसके पीछे एक कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कारण यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां रुका हुआ काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया और काशीराम साहब का रुका हुआ कारवां इन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने आगे बढ़ाने का काम किया। और ये एक दिन में संभव नहीं हुआ। इसके लिए मेरे नौजवान साथियों ने लाठियां खाई, भूखे पेट रहे, जेल काटी, आंदोलन किए और गली गली घूम के माननीय साहब काशीराम नीले झंडे और बाबा साहब की बात को, फूले साहब की बात को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। आज हालत ऐसी आ गई है, आज ये हालत ऐसी आ गई है कि जो लोग बाबा साहब का, काशीराम साहब का नाम नहीं लेते थे, आपकी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को देखकर आज वो काशीराम साहब की जयंती के कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। आपको देखना समझना चाहिए कि आपके संघर्षों ने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। प्यारे साथियों, वरना 2006 के बाद 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 क्या मजबूरी थी कि काशीराम दिखाई नहीं दिए। काशीराम इसलिए दिखाई नहीं दिए क्योंकि चुनाव आ रहा है, आपको वोट चाहिए और आजाद समाज पार्टी काशीराम के संघर्ष से पहले प्रबुद्धन सम्मेलन और अब ये भाईचारों के कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश की गली गली में आजाद समाज पार्टी काशीराम की चर्चा हो रही है। और माननीय साहब काशीराम कहते थे कि आंदोलन कोई चला सकता है, दल कोई बना सकता है, बहुजन समाज बना के दिखाओ, तभी मैं मानूंगा कि आप महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं गर्व से कह सकता हूं, मेरे भाइयों बहनों, मेरे बहुजन समाज के हिस्सेदारों, पहरेदारों, आज इस मंच पे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों का, ईसाइयों का, जैनों का, बौद्धिस्टों का, सिखों का जमाव लगा हुआ है। ये इस बात का उदाहरण है कि हमने सिर्फ राजनीतिक दल नहीं बनाया, हमने बहुजन समाज बना के दिखाने का काम उत्तर प्रदेश में किया। प्यारे साथियों, अभी तो हम लोग बहुत जल्द पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करेंगे। उसके बाद जो कार्यक्रम रुक गया था, मुस्लिम समाज की समस्या और समाधान, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे हिस्सेदारी का। तो अभी तो देखो, अभी तो काशीराम साहब याद आ रहे हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ये नकली महापुरुषों को मानने वालों के सपने में भी आएगी। मेरी बात को आप याद रखना। ये हमारे भाइयों के, हमारे संगठन के साथियों के 11 साल की मेहनत है कि आज विरोधियों को भी बाबा साहब और काशीराम साहब का बैनर, फोटो लगाकर अपनी राजनीतिक दलों को कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं। प्यारे साथियों, आप जानते हैं एक पार्टी आज जो कार्यक्रम कर रही है, उसी पार्टी ने माननीय काशीराम साहब के नाम पे जो अरबी फारसी विद्यालय बना हुआ है, उसका नाम बदलने का काम उसी पार्टी ने किया। और तो और प्यारे साथियों, मेरे सहारनपुर जिले में माननीय काशीराम साहब के नाम पे बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी उसी पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने बदलने का काम किया, कुंठित मानसिकता की वजह से। और तो और प्यारे साथियों, मान्यवर काशीराम साहब की जयंती में जो अवकाश होती शुरुआत हुआ था कि उस दिन हम लोग छुट्टी रख के अपने महापुरुषों के संघर्ष को जान सके, उस छुट्टी को रद्द करने का काम भी उसी कुंठित मानसिकता की सरकार ने, उनके नेताओं ने किया। और तो और प्यारे साथियों, मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे जिस जिले का नाम, कासगंज का नाम काशीराम नगर बनाया गया था, काशीराम साहब से इतनी नफरत थी
रामनगर हटा के वापस कासगंज करने का काम उसी सोच के लोगों ने, उसी दल के लोगों ने, कुंठित मानसिकता के लोगों ने किया। प्यारे साथियों, एक पार्टी के नेता लखनऊ में आके बोले कि अगर मेरे नाना जी जिंदा होते तो काशीराम साहब हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री होते। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं एफिडेविट के साथ कि उन्होंने माननीय काशीराम साहब का नाम जाना है, काशीराम साहब का किरदार नहीं जाना। जिस महापुरुष ने राष्ट्रपति के पद को ठोकर मार दी थी, वो आपकी पार्टी से मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार होते, कैसे गलतफहमी में आप लोग जीते हो। वो तो ऐसी शख्सियत थी कि ये कहते थे कि मेरा निशाना दिल्ली की तरफ है, मुझे दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाना है, जिसके वजह से मैं बहुजन समाज के लोगों का उत्थान कर पाऊं, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को कामयाब कर पाऊं, अपने गरीब समाज के आंसू पोंछ पाऊं और अपने गरीब समाज को मुख्य धारा में ला पाऊं। इसलिए प्यारे साथियों, हमने और आपने ये बात ध्यान रखनी है जो काशीराम साहब कहते थे। काशीराम साहब ये कहते थे कि विरोधी दुश्मन का काम है कि वो हमें गुमराह करेगा। जब वो हमें गुमराह करेगा तो हमारा भी काम है कि उसका काम है हमें गुमराह करना, और हमारा काम है ना गुमराह होना, ना अपने लोगों को गुमराह होने देना। अगर हम उनकी बातों में आ गए तो वही होगा जो 2012 से पहले हुआ कि लोकसभा में प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फटेगा और दलित आदिवासी समाज के कर्मचारी अधिकारियों के अधिकारों पे हमला होगा। प्यारे साथियों, ये दल उस दिन कहा थे जब एक बाबा ये कह रहा था कि मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो। ये कहा थे उस दिन, अगर ये वास्तविकता में माननीय काशीराम साहब और मुलायम सिंह जी को भी दिल से मानते तो ये उस दिन सड़कों पे आके आंदोलन करते कि हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं सहेंगे। अकेला चंद्रशेखर खड़ा था जिसने उस बाबा को कहा कि हैसियत में रहना, अगर हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी करोगे तो ऐसा इलाज किया जाएगा कि भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। अकेला चंद्रशेखर था इस बात को। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे साथियों, साहब काशीराम साहब कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मेरे साथ आपको संकल्प लेना है, क्योंकि काशीराम साहब ने कहा था जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी राजनीति भी कामयाब नहीं होती। हमें अपनी सामाजिक जड़ें मजबूत करनी है, हमें बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करना है और राजनीतिक शक्ति हासिल करनी है। और जिस दिन राजनीतिक शक्ति हमारे पास होगी फिर हम पे जुल्म जाति में अत्याचार कोई नहीं कर पाएगा। प्यारे साथियों, ये लड़ाई राजपाट की है। हमारा राजपाट मुट्ठीभर लोगों ने छीना हुआ है, हमें राजपाट वापस लेना है। तो राजपाट की लड़ाई को हमें किसी की मेहरबानी पर नहीं, ये राजपाट किसी की मेहरबानी पर नहीं मिलेगा, ये अपील करने से भी नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें शक्ति बनानी होगी और शक्ति बनाकर ही हम राजपाट ले पाएंगे। और जब राजपाट ले लेंगे तो याद रखो मेरी बात को, जिस दिन राजपाट होगा उसी दिन महापुरुषों का अधूरा सपना भी भारत में पूरा होने का काम होगा। प्यारे साथियों, अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा लोकसभा में आदरणीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने जब मेरी लोकसभा के उठाए सवालों पे जवाब दिया तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ टिप्पणी की। हालांकि वो टिप्पणी आपके संघर्ष को सम्मान देने की टिप्पणी थी, कोई क्रिटिसाइज करने की टिप्पणी नहीं थी, क्योंकि वो बड़ी है, मेरी मां के उम्र के बराबर है। बड़े सम्मान से मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि उनके कहने के बाद मैंने
महात्मा विदुर को पढ़ने का काम किया। महात्मा विदुर को मैंने पढ़ने का काम किया तो महात्मा विदुर के कुछ किस्से मुझे मिले। एक किस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों मैं महात्मा विदुर नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि एक बार महाकाव्य महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुर्योधन के इशारे पे दुशासन चीरहरण कर रहे थे, तो पूरी सभा बैठ के तमाशा देख रही थी। अकेले महात्मा विदुर ऐसे व्यक्ति थे, मैं उनके न्यायप्रियता की दाद दूंगा, जिन्होंने विरोध किया और दुर्योधन को चेतावनी दी कि दुर्योधन ये पाप मत करो, ये पाप आपकी राज्य की सत्ता को निस्ता नाबूद कर देगा। मैं इसलिए मानता हूं कि मैं और महात्मा विदुर में फर्क है, क्योंकि अगर मैं होता महाराजा अम्बेडकर का अनुयायी, अगर उस समय होता तो उस सभा में दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर देता, लेकिन किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होता। मैं चुप होके नहीं बैठता, मेरा जो होता तो होता, लेकिन मैं दुर्योधन और दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर देता, लेकिन द्रौपदी का अपमान नहीं होता। ये फर्क है महात्मा विदुर में और मुझ में। जब मैंने उनका आगे पढ़ा तो मुझे पता लगा कि जब कौरवों और पांडवों में, महाकाव्य में जब मैंने पढ़ा कि कौरवों और पांडवों में जब बंटवारा होने लगा, तो महात्मा विदुर ने प्रस्ताव दिया कि पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने मना कर दिया, फिर युद्ध हुआ। आज भी यह युद्ध है। मैं भी आपके अधिकारों के लिए सत्ता से लड़ रहा हूं कि मेरे भाइयों को, मेरी माओ को, मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को, इन दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों को 85% बहुजन समाज के लोगों को अधिकार दे दो। तो ये सरकारें देना नहीं चाहती। आज भी युद्ध होगा। उस समय युद्ध तलवार भालों से होता था, बंदूकों से होता था। आज का युद्ध बटन दबा के होगा, वोट की ताकत पे होगा। ये युद्ध होगा और मैं विश्वास से कहता हूं 2027 का युद्ध हम लोग बटन दबा के वोट लेके, वोट इकट्ठा करके जीतने का काम करेंगे नहीं करेंगे बताओ। आपके लिए आपको याद होगा अभी यूजीसी पे गाइडलाइन आई, जिस तरह उस सभा में सब लोग चुपचाप बैठे थे, यूजीसी में भी जो आपका नेता बनने का ढोंग करते हैं दलित पिछड़े समाज के नेता, उनमें से एक का मुंह निकला, पूरा मंच यहां गवाह है। बहुजन समाज की सब जातियों के लोग बैठे हो। बताओ यूजीसी की गाइडलाइन, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे जिनको हमने खून पसीना लगा के यूनिवर्सिटी में भेजा, उनके साथ जो अन्याय होता है, रोहित की जो हत्या हुई, पायल की जो हत्या हुई, उनकी हत्याओं को रोकने के लिए वो जब गाइडलाइन बनी तो आपके जो तथाकथित नेता अपने आप को जो आज जयंतियां भी मना रहे, बताओ एक के मुंह से आवाज निकली क्या? ये भी उस सभा में बैठे उन्हीं नेताओं की तरह है जो द्रौपदी के चीरहरण पे आंख बंद करके बैठे थे। आपको किसके साथ खड़ा होना है, कौन आपकी लड़ाई लड़ सकता है, कौन चंद वोटों पे आपके साथ होने वाले अन्याय में चुप्पी रख सकता है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि लड़ेगा कौन और चुप्पी कौन रखेगा। प्यारे साथियों, एक बात और जानने को मिली कि महात्मा विदुर हस्तिनापुर राज्य के प्रधानमंत्री थे। मैं आज इस मंच से घोषणा करके कहता हूं, वो दिन दूर नहीं है जब आजाद समाज पार्टी के बैनर के तले बहुजन समाज का पहला प्रधानमंत्री, अम्बेडकर वाली प्रधानमंत्री दिल्ली की कुर्सी में बैठेगा। मेरी बात कर रही है। और जिस दिन ये कार्य होगा उसी दिन मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का अधूरा सपना भी पूरा होने का काम होगा। और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि जिस ड्राइवर ने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जिस ड्राइवर ने अपने लिए 1 इंच जमीन, 1 रुपया, 1 खाता नहीं बनाया, जिसने रूखे सूखे भूखे पेट इस समाज को जगाने का काम किया, अगर हम उनकी सच्चे अनुयायी हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम माननीय काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करें। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए?
संभल में एक अधिकारी जो है तो जनसेवक, लेकिन भाषा भाजपा नेताओं की बोल रहे हैं। कह रहे हैं अगर ज्यादा लोग मस्जिद में नमाज पढ़ोगे तो कार्रवाई हो जाएगी, मस्जिद से बाहर पैर रख दोगे नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह से तो कार्रवाई हो जाएगी। कह रहे हैं कि अगर रील बनाओगे तो रेल बना दूंगा। मैं ये समझता हूं एक जनसेवक की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। जनसेवक का मतलब ये है कि उसको देख के हर गरीब कमजोर के दिल में ये भाव पैदा हो कि जब तक ये जनसेवक खड़ा है तब तक मेरी तरफ कोई गुंडा आंख नहीं उठा सकता। लेकिन आज हालात बिगड़ गए हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हाईकोर्ट इलाहाबाद का, जिन्होंने कल संभल के एसएसपी डीएम का मार्गदर्शन करने का काम किया। उनको कहा कि अगर आप व्यवस्था नहीं करा सकते, धर्म का पालन नहीं करा सकते तो इस्तीफा दे दो या कहीं ट्रांसफर दे दो। बहुत बड़ी टिप्पणी जो है उच्च न्यायालय ने जो है इलाहाबाद करने का काम किया और उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। प्यारे साथियों, आज हम लोग बाराबंकी की धरती पे हैं और एज ए लीडर मुझे कहने में खुशी है कि ये वही बाराबंकी है जिससे हयात अली खैमनी साहब का रिश्ता जुड़ा हुआ। ये वही बाराबंकी है और वो अपने राज्य में, वहां अपने देश में राज करते थे, अपने लोगों के लिए कानून बनाते थे। उनकी शहादत हो गई। मगर मैंने उनके बारे में जब पढ़ा, एक बात मुझे एज ए लीडर उनकी बहुत पसंद आई और मैं उनको सल्यूट करता हूं कि उनको पता था कि उन पे हमला होने वाला है। उनको बताया गया सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि आप पे हमला होगा, आपकी हत्या हो सकती है। तो उस शेर दिल बहादुर शहादत प्राप्त करता उस नेता ने कहा कि पहले मेरे देश के 9 करोड़ लोगों को सेव करो, फिर मेरी सुरक्षा के बारे में सोचो। वरना नेता ये कहते हैं कि पहले मेरी सुरक्षा करो, जनता मरती है तो कल भी मरती है, आज मर जाए। लेकिन उस बहादुर नेता की इस बात से मैं बड़ा प्रेरित हुआ। और प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन ये भी सच है कि अगर सत्ता का संरक्षण कुछ लोगों को नहीं होता तो चंद्रशेखर आजाद को अब शब्द कहने से पहले शेर का दिल चाहिए। इधर बिल्ले जो खाए वो लेकिन सत्ता के संरक्षण में ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया गया कि वो इस तरह की टिप्पणी करके माहौल खराब कर सके। मैं ये भी जानता हूं कि उनके पीछे कौन है, मैं इस बात को जानता हूं। मेरी इंटेलिजेंस भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि उनके पीछे कौन है। और मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, मैं पहले तो उस भाई का धन्यवाद दूंगा। इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि उसने, उसकी बार बार के हमले ने जो उसने लाइव आके किया, मेरे सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया और बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम किया। मैं इसके लिए उस भाई का धन्यवाद देता हूं और उसको मैं ये बताना चाहता हूं, उसको भी, उसके आका को भी, कि याद रखना मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। मैं किसी का कर्ज उधार नहीं छोड़ता। राजकाज बढ़ने दो, सूद समेत अगर कर्ज नहीं उतारा तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं है। प्यारे साथियों, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता उन लोगों पे कुछ भी क्योंकि वो एक सोची समझी साजिश से काम कर रहे हैं। उनको पता आजाद समाज पार्टी ताकत बना रही है और वो ये भी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और तमाम साथी आजाद समाज पार्टी के मरने मिटने को तैयार हैं, लेकिन बहुजन समाज के अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। इसलिए वो जानबूझ के हमारे जो नौजवान शक्ति है उसको पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं, उनका ध्यान इधर उधर करना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे किसी व्यक्ति पे मत ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। अगर आप मेरी बात पे पहरा देके अगले 6-7 महीने उस पर काम करते रहे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में
किसी गरीब की तरफ आंख उठाने वाला कोई गुंडा बचेगा नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के